ठीक है। और हमें लास्ट झील पड़ी है, हमने 4 झील, न्यासा झील पड़ी है। चलो ठीक है, 4 झील भी पढ़ ली हमने। ठीक है, चलो एक तो एटलस निकाल लो, आप अफ्रीका का मैप निकाल लो। वोल्टा झील पढ़ ली थी क्या हमने? वो कितने नंबर झील तक पड़ी है, एक मिनट दिखाना। 4 नंबर। 5 नंबर झील पढ़ते हैं आज अपने। यहाँ पे एक झील मिलेगी आपको, 5 नंबर पे आप लिखिए। 5 नंबर पे कुछ लिखा तो नहीं है? तो लिख दो वोल्टा झील। पांच नंबर पे झील कौन सी है? वोल्टा झील। देखो अब एटलस के अंदर की वोल्टा झील कौन से जिले में, अपने जिले में क्या, देश में, कौन से देश में है? घाना देश में। तो लिखेंगे कौन सा देश है? घाना देश है। विशेष बात लिखेंगे इसमें, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब क्या हो गया? मानव द्वारा निर्मित है ये। क्या चीज? हाँ, मनीष सर, मनीष सर तो गए ना अभी, उस कोचे में गए हुए हैं। हाँ वैसे यहीं पे है। तो एक विशेष बात लिखनी है, वोल्टा जो झील है वो घाना देश में है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये नोट करना है हमें। इसके बाद में हमें एक झील और पढ़ते हैं, बोत्सवाना जो देश है ना दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर है, इसमें एक झील है मक्काडिक गाडी झील। मक्काडिक गाडी झील कितने नंबर पे लिखे भाई इसे? 6 नंबर पे, लगभग यहां पर। आगे कैसे है? सही नहीं लिखा क्या? मक्काडिक गाडी झील सही है। कौन से देश में? बोत्सवाना के में। तो लिख दीजिए बोत्सवाना। इसकी कोई विशेष बात नहीं है। करीबा बांध हमने पढ़ ही लिया था, कल पढ़ा था ना करीबा बांध। एक नदी पे पढ़ा था, कौन सी नदी थी? जंबेजी। और करीबा बांध के पीछे एक झील है, उस झील का नाम है करीबा झील। तो ये अपने वैसे याद रह जाएगी, इसे लिखने की आवश्यकता है नहीं। नासिर झील हम पढ़ ही चुके, झीलों में नासिर झील पढ़ ली ना हमने, या नहीं पढ़ी? तो लिख लो एक झील, लिख लो नासिर झील, यहां पर है नासिर झील। 7 नंबर पे।
कौन से देशों में है? मिस्र व सूडान में। कौन सी नदी पर है? नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर स्थित। साथ साथ में एटलस में हम देखते जाएंगे, एटलस में जहां मिस्र और सूडान, ये देखो, ये मिस्र है, ये सूडान है, और दोनों की सीमा पर एक लंबी फैली हुई झील है, नासिर झील, जो दो देशों के अंदर है, मिस्र और सूडान में। तो ये प्रमुख बातें हमें इसके बारे में लिखनी थी। अब अफ्रीका का प्राकृतिक वाला मैप निकालेंगे हम। ये वाला मैप देखेंगे। इस मैप के अंदर हमें अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भ्रंश घाटी देखनी है। भ्रंश क्या होता है, भ्रंश घाटी कैसे होती है अभी, कैसे बनता है भ्रंश? आज भी कुछ बात की थी हमने, भ्रंश या ब्लॉक पर्वत की बात की थी। तब हमने देखा था कि ब्लॉक पर्वत तब बनता है जब आसपास का भाग नीचे हो जाए और जो बीच का भाग है वो खड़ा रहे, है ना। जैसे तीन लड़के खड़े हैं, बीच वाला खड़ा है, आसपास वाले बैठ गए, तो बीच वाला तो वही है, आसपास का क्षेत्र क्या हुआ है, नीचा हुआ है। एक तो वैसे भ्रंश बनता है। दूसरा भ्रंश कैसे बन सकता है कि मान लो एक ये भूमि का भाग है, एक ये भूमि का भाग है, और एक ये भूमि का भाग है। ये जो बीच वाला भाग है ना, ये बीच वाला भाग नीचे धस जाए, बीच वाला भाग क्या है, नीचे धस जाए, तो इनके बीच में क्या बन गया, भ्रंश बना कि नहीं बना? इस प्रकार से भ्रंश है। और एक भ्रंश विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश है। कहाँ है? ये एटलस देखो, इस एटलस के अंदर आप इसे देखोगे, ये जो मोजाम्बिक चैनल है, इस मोजाम्बिक चैनल के पास में देखो दो लाल रंग की लाइन दिखा रखी है। ये लाइन आगे अपने जैसे जैसे ये जो न्यासा झील है, न्यासा झील से ऊपर जाते हैं तो ये टेंगानिका झील है, टेंगानिका झील से होते हुए विक्टोरिया झील में नहीं है, ध्यान रखना, विक्टोरिया झील के पूर्व के अंदर है। फिर जो ऊपर जाते हुए ये लिखा हुआ है इसके साथ में पूर्वी भ्रंश घाटी, है ना। फिर ये ऊपर एक रेड कलर की जो लाइन है, ये रेड कलर की लाइन इस पूर्वी, इस लाल सागर के पास में, सवेज की खाड़ी के पास में पूर्वी मरुस्थल, ऊपर ये सवेज नहर से होते हुए इजराइल की ओर जा रही है। इसे अपने देखते हैं ये कहाँ जाती है। तो विश्व वाला जो मैप है ना, उसमें हम इसको देखते हैं ये कहाँ से शुरू हो रही है। हो सकता है उसमें हमें इसे दिखा रखा हो, हम देख लेते हैं इसको भी कहाँ से शुरू होती है। इसमें इजराइल के पास में हमें, इसमें नहीं दे रखा, एशिया वाले मैप में देखें। ये वाला जो मैप है ना एशिया का प्राकृतिक वाला, इस प्राकृतिक वाले मैप में ये है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप देखो सबसे पहले मिल गया क्या सभी को? इस अरब प्रायद्वीप के अंदर आप ऊपर जाओगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा सीरिया मरुस्थल। मिल गया सीरिया मरुस्थल सभी को? इस सीरिया मरुस्थल के पश्चिम में देखो क्या लिखा हुआ है, मर्त सागर। इस मर्त सागर से शुरू होती है, यहां है मर्त सागर, इजराइल है यहां पर। इस मर्त सागर से शुरू होते हुए ये ऐसे घूमती घूमती कहां तक आती है, मोजाम्बिक चैनल तक, या मोजाम्बिक जो देश है वहां तक ही आती है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी बनने वाली है ऐसी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इससे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या लगता है आपको? फायदा होगा आने वाले समय में या नुकसान होगा? फायदे वाले कौन कौन है जो ये मानते हैं कि इस भ्रंश घाटी से फायदा होगा? नुकसान वाले कौन कौन है जो कहते हैं कि इस घाटी से नुकसान होगा?
न फायदा होगा न नुकसान होगा। अपने फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे अपने, वहां जो लोग रह रहे हैं, जो देश है, उनके फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। अब वो फायदा कैसे होगा? एक तो अफ्रीका महाद्वीप टूट रहा है, ऊपर से फायदे की बात कर रहे हैं। फायदा होगा भाई, फायदा ये होगा कि जब ये भाग इससे अलग हो जाएगा, ये भाग इस ओर खिसकेगा, इस ओर खिसकेगा, तो यहां बीच में क्या आएगा? सागर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब जब यहाँ पे सागर आएगा, तो जो देश बिल्कुल बीच में है, ये वाले जो देश है, इन देशों के लिए जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी कि नहीं होगी? विश्व के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? कर सकेंगे। तो नुकसान नहीं हो रहा इससे, कुछ जैसा नुकसान हो रहा है तो उससे ज्यादा क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो इसमें लिख लेते हैं हम, लिखिए, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है ये। इस भ्रंश घाटी का नाम भी हम लिखते हैं, हम हेडिंग लगाते हैं, भ्रंश। समझ में तो आ गया ना सभी के? हाँ या ना में उत्तर देना है। समझ में आया या नहीं आया? जिनके समझ में है वो कौन कौन है? हाथ खड़े करो। एक बार और समझा दें, वापस समझा देंगे, लेकिन आप पूछते क्यों नहीं फिर? भ्रंश का मतलब यहां पर दरार से है, अफ्रीकन दरार घाटी या अफ्रीकन भ्रंश घाटी। यहां से क्या है? अफ्रीका महाद्वीप टूट रहा है, ये भाग इस ओर गति कर रहा है, ये भाग इस ओर गति कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बीच में दरार आ रही है। दरार आने के कारण क्या है? यहाँ पर आने वाले समय के अंदर जल भर जाएगा, और जल भरने के बाद में यहाँ पर यातायात की सुविधा है वो भी उपलब्ध हो जाएगी। ये प्रमुख बात है यहाँ पर। तो हम लिखते हैं इसमें, ग्रेट अफ्रीकन भ्रंश घाटी, हेडिंग लगाते हैं, ग्रेट अफ्रीकन भ्रंश घाटी। इसमें हम नोट करेंगे, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी। लंबाई तो 6,900 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 6,900 किलोमीटर। विस्तार तो मृत सागर से मोजाम्बिक तक, मृत सागर से मोजाम्बिक तक इसका विस्तार है। और यहां भी एक अपने को झील देखने को मिल जाएगी, मलावी जो झील है, प्रमुख रूप से मलावी तक मानते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सारा अलग हो जाएगा। मोजाम्बिक वाला भाग है, इधर वाला भाग अलग हो जाएगा, ये भाग इधर इधर चला जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब एक बात हम इसमें और देखते हैं कि जहां से ये भ्रंश घाटी गुजर रही है, इस भ्रंश घाटी के अंदर झीलें कौन कौन सी आ रही है? कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सी झील है वो भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। तो क्या विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है क्या? नहीं है। तो याद रखना है, विक्टोरिया झील तो भ्रंश घाटी में नहीं है। लगभग तो यही पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या बन सकता है? दूसरा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि यहां पर जो झीलें स्थित है, इनका हमसे क्रम पूछा जा सकता है, इनका क्रम पूछा जा सकता है। तो इनका क्रम भी हमें नोट कर लेंगे भी, इनका क्रम क्या है। तो लिखते हैं, भ्रंश घाटी में स्थित झीलों का क्रम, भ्रंश घाटी में स्थित
झीलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर इनका अपने क्रम देखते हैं। एक तो हम इसमें सबसे उत्तर में अपने को यहां से अपने शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने को एक झील इसमें दिखाई दे रही है, इस झील का नाम है तुर्काना झील। तो एक नंबर पे हम नोट करते हैं इसमें तुर्काना झील। तुर्काना झील मिल गई ना सभी को? कौन से विद्यार्थी है जिन्हें नहीं मिली? देखो एटलस में विक्टोरिया झील से थोड़ा सा ऊपर है। फिर अपने 2 नंबर पे इसमें लिखेंगे अल्बर्ट झील। दूसरी झील कौन सी है? अल्बर्ट झील। या एल्बर्ट झील। तीसरी झील कौन सी है भाई? एडवर्ड झील। 4 नंबर पे कीवू झील। सारी झीलें मिल गई सभी को। 5 नंबर पे कौन सी झील है? टंगानिका झील या टेंगानिका झील। 6 नंबर पे रुकवा झील। रुकवा झील। और 7 नंबर पे न्यासा या मलावी झील। देख लिए ना सभी? ठीक है भाई। अब एक बात इसमें नोट कर देंगे, नोट लगा के लिख देंगे हम कि विक्टोरिया झील से भ्रंश रेखा नहीं गुजरती। विक्टोरिया झील से भ्रंश रेखा नहीं गुजरती है। चलो आगे हम पढ़ते हैं अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल की अपने बात कर लेते हैं। ये बना लिया सभी ने? ये झील अपने वहां भी क्रम से बना सकते हैं। ये नाम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्रम में लिखने हैं अपने को, उत्तर से दक्षिण की ओर। बस ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी क्रम में लिखा है हमने इनको।
अगली हेडिंग लगाते हैं अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। सबसे पहले एक नंबर पे हम देखते हैं इसमें सहारा मरुस्थल। देखो एटलस में सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल। और ये जो इन मरुस्थलों के मैप बनाने हैं, कोई पहाड़ों के मैप बनाने हैं, वो अपने जो मैप है ना उन्हीं मैप के अंदर बनाने हैं। कम पड़ रहे हैं तो वो ले लेना, अपने हाथ से मत बनाना। ये एटलस से देख करके प्रॉपर स्थान उसके अंदर अपने को दर्शाना है, आगे पीछे नहीं करना। मिल गया क्या सारा मरुस्थल? सारा मरुस्थल मिला ही नहीं अभी? क्या बात है। सहारा, ये सारा है ना, ये कौन सा मरुस्थल है? ये सारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। इतना बड़ा लिखा हुआ है, देख लो। नजर कमजोर होगी तो ये ऐसे नहीं दिखा ना, जूम करके देखा तो से अलग दिखा, फिर अकेला हाथ दिखा तो उस पर गौर ही नहीं की, राह दिखा तो उसका कोई महत्व नहीं था। दूर करके देखते तो सबसे पहले सहारा ही दिखता, सहारा। और सहारा की तरह नीचे भी एक मरुस्थल है, उसका नाम है साहेल, है ना। तो सहारा मरुस्थल देखो कहां फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल बहुत लंबा चौड़ा है। कितने देशों में है? 11 देशों में है। 11 देशों में मरुस्थल फैला हुआ है। कौन से 11 देश? इधर वाले 11 देश है, लगभग यहां फैला हुआ है, इधर। एक नंबर पे है सहारा मरुस्थल, लिख दो। अब इसमें कुछ लिखने वाली बात है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। टाइम हो जाए तब बता देना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है? प्रति वर्ग। सूत्र क्या होता है जनसंख्या घनत्व का? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। जैसे मान लो कुल जनसंख्या है 100, क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर, तो कितना जनसंख्या घनत्व हो गया? 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बात समझ में? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। मान लो 1000 कुल जनसंख्या है, क्षेत्रफल है 10 वर्ग किलोमीटर, तो काट दो इसको, कितने पे कटेगा? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं?
100 निवास कर रहे हैं, ऐसे निकालते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व इसी के अंदर है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो सारा मरुस्थल का क्षेत्रफल थोड़ा अलग अलग मिलता है, कहीं 88 लाख मिलता है, कहीं 90 लाख मिलता है, कहीं 89 लाख भी मिलता है। तो अपने राउंड फिगर के अंदर इसे लिख लेते हैं 90 लाख वर्ग किलोमीटर। 90 लाख वर्ग किलोमीटर लिख दीजिए क्षेत्रफल। नब्बे लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितने देशों में फैला है? तो अभी बताया था 11 देशों के अंदर ये फैला हुआ है। तो लिख दो 11 देशों में फैला हुआ है। लिख दो 11 देशों में फैला हुआ है। अब इन 11 देशों के अंदर एक देश शामिल होता है, उस देश का नाम है लीबिया। लीबिया, लीबिया मिल गया ना? लीबिया मिस्र के पास में लीबिया है। इस लीबिया के अंदर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है अल अजीजिया। लीबिया में कौन सा स्थान है? अल अजीजिया। यहाँ लगभग 58 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ किताबों में 59 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बताते हैं। इतना तापमान यहाँ पर मिला है, जो कि विश्व के अधिकतम तापमानों में से एक है। 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल अजीजिया का तापमान है, जो लीबिया के अंदर है, सारा मरुस्थल के अंदर स्थित है। एक बात लिखेंगे, यह मरुस्थल अफ्रीका के 1/3 भाग पर फैला है। यह है मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के 1/3 भाग पर फैला है। यह मरुस्थल इतना बड़ा है कि अगर इस मरुस्थल के अंदर सोलर पैनल लगाए जाए तो पूरे विश्व को विद्युत की आपूर्ति कर सकता है। ये मरुस्थल, इतना बड़ा मरुस्थल है ये। लेकिन इतनी बड़ी सौर ऊर्जा की संभावना के बावजूद भी यहाँ पर सोलर पैनल है वो बड़ी मात्रा में नहीं लगाए जा रहे। नए लगाने के भी कोई कारण है? क्योंकि अगर यहाँ पर बड़ी मात्रा में सोलर पैनल लगाएंगे ना, तो ये भाग और ज्यादा गर्म होगा। जब ये भाग और ज्यादा गर्म होगा ना, तो इससे एक नुकसान होगा। तो नुकसान क्या होगा उसे अपने समझते हैं, इस मैप से समझते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसमें यहां से एक नदी गुजरती है, ऐसे इस नदी का नाम है अमेजन नदी। और अमेजन नदी का जो क्षेत्र है, इस देखो, इस अमेजन नदी के पास से विषुवत रेखा भी गुजर रही है। और विषुवत रेखा वाले भाग में अमेजन नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी मात्रा के अंदर वन पाए जाते हैं, जिसे अमेजन के वन के नाम से जानते हैं। जो अमेजन के वन है, ये विश्व के फेफड़े कहलाते हैं। विश्व के फेफड़े, फेफड़ों का क्या काम होता है? सांस लेने में काम देते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा अगर विश्व में कहीं ऑक्सीजन बनती है तो कौन से जंगल में बनती है? अमेजन में। और अमेजन में बरसात क्या होती है? ज्यादा होती है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है। अगर यहां पर सोलर पैनल लगाए जाएगा ना, तो उससे क्या नुकसान होगा कि
वायु की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा या निम्न वायु दाब बनेगा। और जो हवा इधर आ रही है ना, ये सारी हवा किस ओर जाएगी, इस ओर जाएगी, इस ओर जाएगी। तो यहाँ पर बरसात होगी, ज्यादा बरसात होगी। तो यहाँ वाली बरसात जब यहाँ होने लग जाएगी तो यहाँ का जंगल है वो उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा, जिसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं। इसलिए यहाँ पर भारी मात्रा के अंदर सोलर पैनल है वो नहीं लगाए जा रहे। कुछ फायदे हो रहे हैं तो कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। अगला मरुस्थल पढ़ते हैं, इसके बाद हम 2 नंबर पे आप लिखिए, वो मैप निकाल लो अफ्रीका वाला वापिस। इसमें आप देखो लीबिया का मरुस्थल, जहां मिस्र है लीबिया है वहीं पर लिखा हुआ है कौन सा मरुस्थल, लीबिया का मरुस्थल। तो 2 नंबर पे हम लिखेंगे लीबिया का मरुस्थल। लीबिया का मरुस्थल। अगला मरुस्थल हम पढ़ते हैं नुबियन मरुस्थल। इनमें हमें कोई ज्यादा विशेषता वाली बात याद नहीं करनी। हमसे जब प्रश्न आएंगे ना, मान लो 4 मरुस्थल पूछ लिए सुमेलित करने के लिए, तो ऐसे उठा लेंगे कि बताओ नामीबिया का मरुस्थल या कारू मरुस्थल कहाँ है। एक तो ऐसा प्रश्न उठा लिया कि कारू मरुस्थल कहाँ है, एक प्रश्न उठा लिया कि सारा मरुस्थल कहाँ है, एक उठा लिया कि बताओ विक्टोरिया का मरुस्थल कहाँ है, और एक कोई और उठा लिया मान लो कि थार का मरुस्थल कहाँ है, कौन से महाद्वीप के अंदर है, सुमेलित करने। तो उस समय हमें इन मरुस्थलों के कम से कम नाम तो याद होने चाहिए कि सारा है, लीबिया है, नुबियन है, कालाहारी है, ये कौन कौन से महाद्वीप के अंदर है। ज्यादा इनसे कोई नहीं है। या कोई ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो मरुस्थल है उनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में या उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करो, तब ये काम आएगा। तो देखो एटलस में नुबियन मरुस्थल कहाँ है, यहीं पर है क्या, ठीक है, तो ये नुबियन मरुस्थल हो गया। और थोड़ा सा ये भी देख लो कि नुबियन मरुस्थल जहां है वहां लगभग देश कौन सा है, कौन सा देश है, सूडान देश है, बिल्कुल सही है, वहां पर सूडान देश है। अगला मरुस्थल हम देखते हैं इसमें कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल मिलेगा जहां बोत्सवाना पढ़ा था ना हमने, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर वाला जो भाग है, ये दक्षिण अफ्रीका है, और इससे ऊपर यहां लगभग 4 नंबर कौन सा मरुस्थल हो गया, कालाहारी मरुस्थल। लगभग कौन सा देश हो गया, बोत्सवाना के आसपास वाला क्षेत्र हो गया। और भी है क्या पास में देश कोई, प्रमुख रूप से बोत्सवाना ही आ रहा है, थोड़ा बहुत क्षेत्र को इधर उधर है। अगला पढ़ते हैं, इसके बाद 4 हो गए। 5 नंबर पे हम पढ़ते हैं नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल मिल गया, नामीब मरुस्थल कहाँ है, नामीबिया के पास में ये वाला जो भाग है यहां पर 5 नंबर पे। टाइम तो नहीं हुआ अभी, ठीक है। अगला लिखो 6 नंबर पे
साहेल मरुस्थल। एक चीज और देखें चलो हम, कि ये जो नामीब मरुस्थल है ना, इस नामीब मरुस्थल के अंदर हीरे के भंडार पाए जाते हैं, या नामीबिया के अंदर अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो नामीबिया वाला भाग है, यहां पर किसके भंडार है? हीरे के भंडार है। ये नोट कर लेते हैं अपने। कितने नंबर? 6 नंबर है। 6 नंबर पे हम लिपटते हैं साहेल मरुस्थल, सहारा के दक्षिण में साहेल मरुस्थल। तो इसमें हम नोट करते हैं कि सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम से ये कहां पर फैला है? तो ये यहां पर फैला है, इस भाग में ऐसे। यह सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर फैला है, पूर्व की ओर फैला है। अब यहां पर कौन कौन से देश आ रहे हैं इसमें? तो इसमें माली भी आ रहा है, नाइजर भी आ रहा है, कुछ नाइजीरिया का भाग भी आ जाएगा, चाड का भाग भी आ जाएगा। ये इसमें प्रमुख रूप से तो दक्षिणी सूडान है, और ये कौन सा हो गया? लगभग केन्या का जो पश्चिमी उत्तर वाला भाग है, यहां तक इसका विस्तार हो गया, यहां पाया जाता है ये। और एक मरुस्थल हम और देख लेते हैं, दक्षिणी अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका के अंदर आपको एक नाम लिखा हुआ मिलेगा, वृहत कारु। मिल गया? तो ये है कारु मरुस्थल, 7 नंबर पे यहां पर। दक्षिण अफ्रीका देश के केप प्रांत में फैला है, दक्षिण अफ्रीका देश के केप प्रांत में फैला है। कल अपने इसके जल धाराओं के बारे में बात करेंगे। विश्व में जो अधिकांश मरुस्थल है ना, अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। देख लेना आप, एटलस है आपके पास में, घर पे जाके ही देखना है आपको कि मरुस्थल कहाँ है। अधिकांश जो गर्म मरुस्थल है वो कहाँ है? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। और ढूंढने का प्रयास करना, नेट का उपयोग कर लेना, इंटरनेट का, और ढूंढना कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं। ढूंढना, उत्तर ढूंढ के लाना है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं। कल का काम है आपके लिए शुरू से